हेलो फ्रेंड्स। आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7th, दैट इज़ हीट। ठीक है, तो चलिए जी अपने अपने एनसीईआरटी बुक्स उठा लीजिए एंड वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। पढ़ा था हमने फाइबर एंड फैब्रिक चैप्टर में कि वुलन क्लोथ्स किससे बनते हैं, एनिमल फाइबर से बनता है वूल। एंड यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। ये भी आपको पता है, कॉटन क्लोथ्स आपको प्लांट फाइबर से मिलते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लोथ्स को हम कब पहनते हैं, विंटर्स में पहनते हैं, व्हेन देयर इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, ठीक है, एंड दे हेल्प अस इन कीपिंग वार्म। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। ठीक है, जब हॉट होता है तो गर्मियों में हम लाइट कलर्ड के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो इससे हमें क्या है, कूलनेस की फीलिंग आती है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो इसका क्या रीज़न है ये। इन विंटर यू फील कोल्ड इन साइड द हाउस। सर्दियों में आपको घर के अंदर ठंड लग रही होती है, जब बाहर सन में जाओगे तो वार्मथ मिलेगी, थोड़ी गर्मी मिलेगी। इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस। गर्मियों में क्या होगा, घर के अंदर भी आपको गर्मी लगेगी। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। कैसे पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये किस टाइप के कपड़े किस सीज़न में हम क्यों पहन रहे हैं, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड। अब कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है तो आप कैसे पता लगाते हो। सबसे पहला जो सेंस हम यूज़ करते हैं वो इज सेंस ऑफ टच। ठीक है, तो दिन भर में बहुत सारी चीज़ें हमें छूते हैं तो हमें पता चलता है कि हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, in our day-to-day life we come across a number of objects, some of them are hot and some of them are cold। ठीक है, तो ये आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है, इसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई कौन सा कोल्ड है कौन सा वार्म। तो आइसक्रीम ठंडी होगी, स्पून ऑफ टी इन अ कप, स्पून इन अ टी कप, मतलब अगर चाय गर्म है तो वो गर्म होगी, अगर ठंडी है तो ठंडी होगी। फ्रूट जूस मोस्टली ठंडा होता है। और फ्राइंग पैन का जो हैंडल है दैट इज़ वो जनरली क्या होता है, गर्म नहीं होता, क्योंकि उसको किसी ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो हीट कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब इनमें से कुछ हॉट हैं कुछ कोल्ड हैं। ठीक है, टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। लाइक सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट एंड कोल्ड। तो आप कर सकते हो ये। डो नॉट, अब इसमें एक प्रिकॉशन ये है कि डो नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और स्टोव। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं टच करना है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, आपके हाथ के जलने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन द अदर्स। कई गर्म हैं कई ठंडे हैं, कई ज़्यादा गर्म हैं कई ज़्यादा ठंडे हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता लगेगा। अब एक एक्टिविटी करी है इसने, इसमें क्या किया है, 3 बीकर लिए हैं पानी के, एक में ठंडा पानी है, ठीक है, बी में गर्म पानी है, और सी में क्या करा है, दोनों पानियों को मिक्स कर दिया है। थोड़ा ए वाला वाटर लिया, थोड़ा बी वाला, गर्म और ठंडे को मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो अब जब भी गर्म पानी लेंगे तो ध्यान रखिए इतना गर्म नहीं लेना है हमने कि बॉइलिंग वाटर लेना है, ऐसा लो बस कि आप उसको टच कर पाओ आसानी से। तो अब एक हाथ को आप राइट हैंड को आप गर्म पानी में डालिए, यानी कि बी बीकर में डालो, और जो लेफ़्ट हैंड है उसको ए बीकर में डालो। दोनों को डाला, उसके बाद एट द सेम टाइम दोनों को हमने सी में डाल देना है। तो आपके हाथों में क्या सेंसेशन होगी, हाथों में क्या सेंसेशन होनी है, बूझो बता रहा है भाई माई लेफ़्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन द मग सी इज़ हॉट। लेफ़्ट हैंड मीन्स जो पानी ठंडे पानी के जो हाथ ठंडे पानी के अंदर था उसको जो सी वाला पानी है वो गर्म लगेगा, और जो पानी जो हाथ गर्म पानी में था यानी जो बी में था, बी बीकर में था, उसको
गर्म फील होगा, ठंडा फील होगा, सॉरी, ठीक है। तो ठंडे बीकर वाले हाथ को गर्म फील होगा और गर्म वाले को ठंडा होगा। अब एक हाथ आपको कह रहा है कि सी में पानी गर्म है, दूसरा हाथ कह रहा है कि सी में पानी ठंडा है। तो अब क्या, यहाँ तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बूचर्स कन्फ्यूजन शोज़ दैट वी कैन नॉट ऑलवेज़ रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो हमेशा हम अपने सेंस ऑफ टच पे रिलाई नहीं कर सकते टू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, ठीक है। तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्या रिलायबल तरीका है कि कैसे फाइंड आउट करें हम कि भैया उसका ऑब्जेक्ट का गर्म है या ठंडा है, क्या है। तो इसमें अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। सबसे रिलायबल तरीका होता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को फाइंड आउट करने का रिलायबल तरीका क्या है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना। टेम्परेचर किस डिवाइस से फाइंड आउट करते हैं, थर्मोमीटर। अब आते हैं मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे मेजर किया जाता है थर्मोमीटर को। थर्मोमीटर से टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, सबने देखा होगा। आजकल तो भाई डिजिटल थर्मोमीटर ही चल रहे हैं, बट यहाँ चैप्टर में हम मर्करी वाला थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, ठीक है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जिस थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। अब मेजर कैसे करना है, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। पहले हम देखेंगे कि भाई इसमें है क्या। उसको आप अगर देखोगे ध्यान से तो उसमें क्या चीज़ आपको दिखाई देगी। द क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो अब यहाँ पे भी सवाल आपका आ सकता है थर्मोमीटर के ऊपर इसके अंदर से। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब होती है एक लंबी पतली और एक तरफ उसके बल्ब होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। दिस बल्ब कंटेन्स मर्करी। तो इस बल्ब के अंदर मर्करी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। बाहर उसके एक थ्रेड दिखता है मर्करी का। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट, ठीक है। तो उसको थोड़ा रोटेट करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। द स्केल वी यूज़ इन इज़ द सेल्सियस स्केल एंड यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, ठीक है। तो उस पर स्केल पे मतलब थर्मोमीटर पे स्केल भी बना होता है। तो उस पर मेजरमेंट जो है सेल्सियस में भी होते हैं और फ़ारेनहाइट में भी यूज़ होती है। मोस्टली जो है इंडिया ने सेल्सियस उसको माना हुआ है, बट वैसे फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर बताया जाता है। मोस्टली डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका टेम्परेचर बताएगा 99, 100 ऐसे कुछ, तो वो फ़ारेनहाइट में मेजर हो रहा है, ठीक है। Bhuju wondered which of the two scales he should read. पहेली told him that India has adopted the Celsius scale. तो इंडिया ने सेल्सियस स्केल अडॉप्ट किया हुआ वैसे, पर जनरली हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में जब भी बात करते हैं तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही आजकल बोला जाता है। अदर स्केल विच रेंजेस फ्रॉम 94 to 108, ठीक है। तो जो सेल्सियस स्केल है वो रेंज करता है फ्रॉम 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, एंड जो फ़ारेनहाइट्स की रीडिंग होती है वो है 94 से 108। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो इतने ही रेंज का टेम्परेचर हमें बताता है। क्यों बताता है इतनी रेंज का टेम्परेचर, कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना ही फ्लक्चुएट कर सकता है, तो उससे ज़्यादा उसको बनाया नहीं जाता, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 94 से 108 तक आप मेजर कर सकते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर पे, और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस आप मेजर कर सकते हो ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब आते हैं रीडिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर रीड कैसे करना है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिग मार्क्स। जो दो बड़े बड़े मार्क्स हैं उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वो मेजर करो। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ़ डिविजन्स, और उन दो के बीच में कितनी डिविजन्स हैं वो मेजर करो, ठीक है। अब प्रिकॉशंस क्या हैं,
चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं हम। स्मॉलर मार्क्स कितने हैं दो बड़े उनके बीच में। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन। तो बड़े मार्क्स ऑब्वियसली एक एक डिग्री के डिफरेंस पे अगर मान लो बनाए गए हैं, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकता है, बट अगर एक एक डिग्री मान के चलो और उनके बीच में 5 छोटे छोटे डिवीज़न हैं, तो 1 स्मॉल डिवीज़न कितने के बराबर हुआ, 0.2 डिग्री सेल्सियस पे, कि 1/5 हो गया ना एक डिवीज़न इक्वल टू, ठीक है। तो 1 डिवीज़न मीन्स 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप उसको रीड कर सकते हो। जब भी रीड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसको पहले वॉश करो अच्छे से एंड होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। उसको अच्छे हाथ में पकड़ो अच्छे से और उसको जर्क दो। जर्क क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर एक किंक होता है, किंक इसके अंदर दिया जाता है। किंक मतलब कि सपोज़ आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया और उसके बाद आप बाहर निकाल के उसको देख रहे हो, तो ऐसा ना हो कि एकदम से ही वो टेम्परेचर फॉल आउट हो जाए। मरकरी क्योंकि बहुत सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेके, और वो एकदम से नीचे गिरेगा अगर किंक वहाँ पे नहीं है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में स्पेशली आपको किंक प्रोवाइड किया जाता है कि थोड़ी देर वो वहाँ पे रहे, वो टेम्परेचर वाली लाइन एकदम से फॉल ना करे और आप उसको पढ़ पाओ आसानी से। तो कभी भी उसको हमेशा जर्क पहले दिए जाते हैं ताकि कहीं वो एक जगह पे सेट तो नहीं हो रखा है पहले से, उसको हटाने के लिए, ठीक है। जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, ठीक है। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35। तो हमेशा इंश्योर करना है कि वो 35 के आसपास या उससे नीचे रहे। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। फिर क्या करना है, उसको बल्ब को हमने टंग के नीचे रखना है और 1 मिनट के बाद हम थर्मोमीटर बाहर निकालेंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। ये जो रीडिंग आएगी दैट इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट दैट इज़ डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमेशा टेम्परेचर जब भी बोलेंगे तो उसकी यूनिट ज़रूर साथ में लगानी है, चाहे डिग्री सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो भाई वेरिएशंस हो सकती हैं, हो सकता है 37 से थोड़ा नीचे हो सकता है थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि जो ये 37 डिग्री सेल्सियस आपका आता है ये एवरेज है, कि बहुत सारे लोगों को जब मेजर किया गया तो उनका जो एवरेज निकलता है वो 37 डिग्री सेल्सियस आता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो। अब क्या है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। बिफोर यूज़ करने से पहले भी उसको वॉश करना है आगे से, और यूज़ करने के बाद भी, ठीक है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करना है, ठीक है, प्रेफरेबली। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री। यूज़ करने से पहले इंश्योर कीजिए कि टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे है। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। जब भी रीड करना है तो इस तरह से रीड करना है, आंखों के सामने होना चाहिए वो, ठीक है, जैसे ये फिगर यहाँ पे दिखा रखी है। नाउ हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। तो ग्लास का बना होता है ये वाला थर्मोमीटर, और अगर किसी हार्ड सरफेस पे अगर लगा या टच हुआ या गिर गया मान लो तो टूट जाएगा। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब। और कभी भी बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना है उसको, क्योंकि बल्ब हमेशा सेंसिटिव होगा, और जब आप बल्ब के तो वो आप कुछ उसका और ही रीडिंग हो सकता है चेंज होने के चांसेस रहेंगे। तो एक्टिविटी 4.3 में ये क्या कह रही है कि अपने फ्रेंड्स का कई सारों का आप टेम्परेचर नोट करिए और देखिए कि क्या सबका 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो ऐसा नहीं आएगा, कईयों का कम आएगा, कईयों का ज़्यादा भी आ सकता है। तो जो एवरेज टेम्परेचर आता है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Actually what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. जो clinical thermometer है वो डिज़ाइन करा जाता है इस तरह से कि भाई वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही बना है, हम और कुछ उससे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है।
द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस, तो इतनी ही रेंज का उसको बनाया जाता है। दैट इज़ द रीज़न दैट थर्मामीटर हैज़ द रेंज ऑफ। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई रेंज क्या है और इतनी रेंज क्यों है, क्योंकि भाई नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतनी ही रेंज में होना चाहिए। Bujo had got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer, but Haley stopped him from doing so. ठीक है, तो भाई नहीं करना है ऐसा, क्वेश्चन दे रखा है ये, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी बॉडी का टेम्परेचर, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें मेजर नहीं करना है फ्रॉम द क्लिनिकल थर्मामीटर। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन और नियर फ्लेम, बस गर्म जगह पे भी उसको नहीं रखना है, अंडर सन या फ्लेम के पास। इट मे ब्रेक, और फिर ब्रेक होगा तो मर्करी उसका बाहर निकलेगा विच इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के ऊपर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, ठीक है, तो अब बॉडी टेम्परेचर के लिए तो क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, लेकिन और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? बॉइलिंग वाटर है सपोज़, उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहाँ पे कैसे मेजर करेंगे हम कि इतने टेम्परेचर पे जो होना था वो हुआ या नहीं? तो पहले टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा उसके लिए। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अलग अलग तरह के थर्मोमीटर होते हैं, अलग अलग काम के लिए जो यूज़ होते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ अ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो जो वेदर रिपोर्ट में आते हैं कि कल का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था या और मिनिमम इतना था, ठीक है, या नेक्स्ट डे के भी फोरकास्ट बताते हैं, तो वो किस से मेजर होता है? प्रीवियस डे टेम्परेचर्स जो हैं वो हमें पता चलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से, जो सिर्फ इसी काम के लिए बने होते हैं कि वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ही बताएंगे। तो अब ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कुड मेजर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज हमें पता थी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसकी रेंज क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इनके बीच में कितनी स्मॉल डिविजन्स हैं वो आप देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से रीड करने में हेल्प मिलेगी। अब एक्टिविटी 4.4 में क्या है कि मेजर कैसे करना है। बेसिकली जब भी आप क्लिनिक इससे मेजर करेंगे, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो सबसे पहले जो ध्यान रखनी है चीज़ वो है हमेशा इसको सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना है। इट शुड बी केप्ट अपराइट। एंड जो इसका बल्ब है वो नीचे या साइड में किसी सरफेस को टच नहीं होना चाहिए। हाँ, वो उसके चारों तरफ जो है लिक्विड या जो भी आप मेजर कर रहे हैं वो होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर मेजर करें तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए वो फ्रॉम द सरफेस। साइड्स में भी नहीं टच होना चाहिए, नीचे भी नहीं टच होना चाहिए। तो जब आप इसको ऐसे डालेंगे तो नोट द रीडिंग, और ये जो रीडिंग होगी दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो जब सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में इसको कर सकते हैं एक्टिविटी को, तो क्या सबका टेम्परेचर सेम आएगा जो रीडिंग है? ठीक है, ऐसा नहीं होता। हमेशा कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें वेरिएशन आती है, और जो एवरेज उन सब का होता है वो एग्जैक्टली नियर अबाउट माना जाता है उसका एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होगा। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी। तो उसको रखेंगे और कब तक वेट करना है? जब तक वो एक स्टडी पॉइंट पे ना आ जाए, रुक ना जाए आके कहीं पे। अगर आप उसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा? एकदम से फॉल करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंक नहीं होता, एकदम से फॉल करेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो रीडिंग लेनी है वो जब वो पानी के अंदर है तभी रीडिंग लेंगे, वही मानी जाएगी। बाहर आती है उसकी रीडिंग एकदम से फॉल करना शुरू हो जाएगी। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. जब
क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आप बाहर निकाल के ही रीडिंग ले रहे हैं। तो हम कैन यू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर टेम्परेचर? नहीं, क्योंकि जब तक हम उसको देखेंगे तब तक वो नीचे जा चुका होगा एंड वैसे भी इट्स नॉट सूटेबल फॉर दिस पर्पज़। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों नहीं वो राइज एंड फॉल करता, वो मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ किंक नियर द बल्ब होता है और जो उसको फॉल करने नहीं देता है। इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप वो नीचे नहीं गिर सकता जब तक आप उसको जर्क नहीं देंगे। देर इज़ अ लॉट कंसर्न ओवर, तो ये वही बता रहा है कि भाई मरकरी वाले थर्मोमीटर को यूज़ करने में थोड़ा हेल्थ कंसर्न रहता है कि भाई अगर वो ब्रेक हो गया या कुछ हो गया। तो इसके लिए आजकल जो हम थर्मोमीटर्स यूज़ कर रहे हैं वो हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी, तो यही यूज़ हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं, हमने मेजर करना सीख लिया, टेम्परेचर कैसे मेजर करना है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम। किसी चीज़ को फ्लेम पे रखोगे तो गर्म होगी। क्यों गर्म होगी? बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द टेंसिल्स। जो फ्लेम की हीट थी वो बर्तन के अंदर आ गई, यही मतलब हुआ ना इसका। एंड द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, वो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा वापस से। क्यों कूल हुआ? क्योंकि जो उसकी हीट है वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स में चली जाएगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट चली जाती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हमेशा ही हीट गर्म सब्सटेंस से ठंडे में जाएगी, ठीक है जी। जहाँ पे ज़्यादा होगी कोई चीज़ वहीं से तो कहीं और जाएगी। डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज सेम? येस, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेम टेम्परेचर है तो फिर क्या हीट ट्रांसफ़र होने वाली है। अब एक्टिविटी 4.6 में दे रखा है भाई, एक रोड पे उसने वैक्स लगाई और फिर कैंडल से उसको हीट करा। तो सबसे पहले जो वैक्स कैंडल के सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो पहले मेल्ट होगी, उसके बाद आगे वाली, फिर आगे वाली, फिर आगे वाली, इस तरह से होता है। तो डू यू थिंक द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? इसका मतलब यही हुआ। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की तरफ किस तरह से जो हीट जा रही है, ट्रेवल कर रही है, उसको कंडक्शन बोला जाता है। सॉलिड्स में जनरली क्या होगा, हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन की प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होती है। डू यू थिंक ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट? नहीं, सारे नहीं करते हैं, और कई बहुत ज़्यादा करेंगे, कई कम करेंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। प्लास्टिक और वुडन इस हैंडल इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो हैंडल स्पेशली डिज़ाइंड होता है कि वो हीट कंडक्ट ना करे, ठीक है। तो कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल? ठीक है, तो अगर वो हैंडल अगर उसका मेटल का नहीं है, कुछ और उस पर कोटिंग करी हुई है, तो वो इसीलिए डिज़ाइन की जाती है ताकि आप उसको उठा सको गर्म हो। वो गर्म नहीं होता, अटेंसिल गर्म हो जाएगा। अब एक्टिविटी 4.7 क्या है कि भाई हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन, और उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स डाल के देखो कौन हीट कंडक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जो मटेरियल्स अपने में से हीट को ईजिली कंडक्ट या पास थ्रू होने देंगे वो कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स हो गए, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सब क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो अपने अंदर से हीट को आसानी से पास नहीं होने देते उनको बोला जाता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो जो आसानी से हीट नहीं कंडक्ट करते उनको इंसुलेटर बोल देते हैं कि वो इंसुलेट कर रहे हैं, बचा रहे हैं खुद को।
तो कंडक्टर हो गए जो हीट को पास थ्रू करने देते हैं, इंसुलेटर हो गए जो पास थ्रू इजीली नहीं करने देते। वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो वाटर और एयर है वो भी किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, हमारे इंसुलेटर के आ जाएंगे। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। तो जो जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, तो इनमें हीट ट्रांसफर कैसे होगा अगर ये पुअर कंडक्टर है। तो अब ये एक्टिविटी इसमें दे रखी है यहाँ पे, इसमें क्या बोल रखा है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क फिल इट्स 2/3 विद वाटर। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, उसमें 2/3 उसमें हमने पानी डाल दिया, 1/3 पोर्शन खाली है। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय। तो इसको इस तरह से हमने रखना है ताकि आप इसको हीट कर पाओ। ठीक है, तो वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। वेट करना है जब तक पानी में कुछ मूवमेंट शुरू नहीं हुई। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ से इसके अंदर एक पोटेशियम परमैंगनेट का हमने क्रिस्टल डाल देना है उसकी बॉटम में फ्लास्क के। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पानी डाला उसमें, सिर्फ वेट करेंगे जब तक पानी पूरा स्टिल नहीं हो गया। उसके बाद हमने उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाला यूजिंग स्ट्रॉ। अब उस पानी को हीट करेंगे जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रा अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। तो इसकी क्या ऑब्जर्वेशन होने वाली है ये आपने देखना है। When water is heated, the water near the flame gets hot. जब पानी गर्म हो रहा है तो फ्लेम जहाँ पे लगेगी सबसे पहले नीचे लग रही है, तो वहाँ नीचे वाला पानी सबसे पहले गर्म होगा। द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। अब जो नीचे पानी गर्म होगा, हॉट वाटर राइजेस अप, तो वो वाला पानी ऊपर उठेगा और ऊपर से जो कोल्ड पानी है वो नीचे की तरफ आएगा। हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव टुवर्ड द सोर्स ऑफ द हीट। ठंडा पानी जो है साइड से सोर्स ऑफ हीट की तरफ मूव कर रहा है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस। ये वाला पानी भी गर्म होकर फिर ऊपर चला जाएगा और ये प्रोसेस चलती रहती है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा सेम प्रोसेस चलती रहती है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन क्या हो रहा था, जब पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती उसमें जनरली कंडक्शन में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। ठीक है, तो उसने क्या करा, जैसे हीट अपने साथ वाले पार्टिकल को दी, उस साथ वाले पार्टिकल ने और साथ वाले पार्टिकल को दी। जैसे फॉर एग्जांपल कंडक्शन को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एक लाइन में बच्चे बैठे हैं, तो अगर टीचर ने कुछ देना है सामान, तो कैसे देता है, वो सबसे पहले बच्चे को देगा, वो दूसरे बच्चे को देगा, फिर दूसरे वाला तीसरे बच्चे को देगा, सबसे इस तरह से एंड में पहुंचता, तो वो हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है कि एक बच्चा आया नीचे से, उसने टीचर से सामान लिया और वो जाके अपनी सीट पे बैठ गया, फिर दूसरा बच्चा आया उसने सामान लिया और वो अपनी सीट पे जाके बैठ गया। तो ये इस तरह से कन्वेक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब एयर में हीट कैसे ट्रेवल करती है, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। स्मोक कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये भाई स्मोक वगैरह सब उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे जो ब्रीज है या जो एयर है वो ट्रेवल कर रही है, कि हवा की डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। अब नीचे गर्मी होगी तो एयर जो है गर्म होके, या जिधर भी गर्मी है मान लो उसकी वहां से एयर गर्म होके ऊपर उठेगी। एयर फ्रॉम द साइड्स कम टू टेक इट्स प्लेस। साइडों से दूसरी हवा आके नीचे आ जाएगी, फिर गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी। इन दिस वे एयर गेट्स हीटेड। इस तरह से ही एयर हीट हो रही है। ठीक है, तो पहले नीचे वाला पोर्शन हीट होगा उसका, और हीट होके ऊपर उठ जाएगा, फिर साइडों से हवा नीचे आएगी, वो गर्म होके फिर ऊपर उठ जाएगी।
अब एक्टिविटी 4.9 है, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक हैंड आप अगर फ्लेम के ऊपर रखोगे, एक साइड में रखोगे, तो कौन सा हैंड ज़्यादा गर्म लगेगा या दोनों इक्वली लगेंगे। बी केयरफुल योर हैंड्स एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम। इतना भी हमने पास में नहीं ले जाना है कि भाई जलने का उसमें खतरा रहे। तो आपको क्या यहाँ पे फील होगा कि जो ऊपर जो हैंड है, नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो ऊपर जाते जाते ऊपर जो आपका हैंड है वहां पे जो लगेगा ज़्यादा गर्म लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ गर्म हवा जा रही है ऊपर कन्वेक्शन की तरह से। टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। ठीक है, ऊपर जो हवा जा रही है दैट gets heated by convection. Therefore, hands above the flame feel hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel, क्योंकि जो हवा गर्म होके ऊपर उठती है ना, तो वही convection है। तो on the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. साइड्स में कन्वेक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे एयर इट डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। ऊपर जितनी नहीं होगी वहाँ पे हीट। People living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. दिन में क्या होगा, जो लैंड है that gets heated faster than the water। ठीक है, तो पानी के कंपैरिजन में लैंड जो है ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। तो उससे क्या होने वाला है, एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस। तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो गर्म होएगी और ऊपर उठेगी। And cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place। और ठंडी हवा सी की तरफ से जो आएगी rushes in towards the land to make it to take the place। तो the warm air from the land move toward the sea to complete the cycle। और जो warm air लैंड से जाएगी towards the sea। The air from the sea is called the sea breeze। तो जो सी की तरफ से जो एयर आती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज। To receive the cooler sea breeze, the windows of houses in coastal areas are made to face the sea। तो सी ब्रीज रिसीव करने के लिए कोस्टल एरियाज में जो घर की विंडोज हैं वो किस तरफ बनाई जाती हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सी। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। रात में उल्टा हुआ कैसे, वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। वाटर जो है लेट ठंडा होगा। So the cooler air from the land moves towards the sea। तो रात में उल्टा हो जाएगा क्योंकि सी ज़्यादा गर्म है रात में। तो द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो ठंडी हवा जो लैंड से सी की तरफ जाएगी और इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। ठीक है। When we come out in the sun we feel warm। How does the heat from the sun reach us? तो सन की हीट किस तरह से हमारे पास पहुंच रही है। It cannot reach us by conduction or convection। Just by conduction or convection। There is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। ठीक है, तो सन की हीट हम तक कैसे पहुंच रही है, ना कंडक्शन हो नहीं सकता वहाँ पे और कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि मटेरियल ही नहीं है बीच में इतनी डिस्टेंस तक। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से जो हीट आ रही है वो आती है through a process which is known as radiation। The transfer of heat by radiation does not require any medium। तो उसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। It can take place whether a medium is present or not। ठीक है, तो मतलब कि रेडिएशन में लगा लो, जैसे अगर हम टीचर वाला एग्जांपल दें तो रेडिएशन में क्या हो रहा है कि वो अपने आप ही आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ना किसी को आगे से पीछे पास करना है, ना पीछे वाला आगे जाके लेके आएगा, खुद ही जा रहा है वो। सपोज टीचर ही जाके दिया है, नहीं पर मुंह में। हाँ, तो मतलब अगर हम माने कि अगर स्टूडेंट्स को पार्टिकल्स की तरह ट्रीट करें तो कोई पार्टिकल मूव नहीं हुआ बट चीज़ पहुंच गई आपके पास।
इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, बिना मीडियम के भी ये हो जाएगा. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. रूम हीटर के सामने अगर आप बैठे हो तो हमें हीट किस प्रोसेस से मिल रही है? बाय दिस प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. जो गर्म बर्तन है फ्लेम से उतार के जिसको रखा है हमने, वो cools down as it transfer heat to the surrounding. वो cool down होता है by the process of radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. तो हमारी बॉडी भी जो है सराउंडिंग्स को हीट देती है और लेती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो कोई भी जो गर्म बॉडी होगी, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. When this heat falls on some object, a part of it is reflected and a part of it is absorbed. All hot bodies radiate heat. जैसे सन की बात कर ले, they radiate heat. जब ये हीट जो है फॉल करेगी किसी और ऑब्जेक्ट पे, तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड. ठीक है, तो तीन प्रोसेस हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, या एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, या ट्रांसमिटेड हो जाएगा. ठीक है, आगे ट्रांसमिट हो जाएगा. The temperature of object increases due to the absorbed part of the heat. So जो हीट उसने एब्जॉर्ब करी है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होएगा बॉडी का. तो ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का फिनोमेना दिखा रखा है. तो इसीलिए जो है वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, ताकि जो अम्ब्रेला से टकरा के जो हीट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए. ठीक है, काइंड अब आते हैं जी काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर. ठीक है, तो समर और विंटर में कैसे कपड़े पहने जाते हैं भाई? समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं. विंटर में वुलन एंड डार्क कलर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइट कलर और डार्क कलर में क्या डिफरेंस है. तो इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है. एक्टिविटी में क्या करना है, दो बर्तन लिए, एक लाइट कलर का है एक डार्क कलर का है, उसमें पानी भर के हमने धूप में रख दिया. तो कुछ टाइम बाद हम चेक करेंगे कौन से में ज़्यादा पानी गर्म है. तो आप देखोगे कि भाई जो डार्क कलर वाला बर्तन है वो ज़्यादा गर्म मिलेगा. कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस. ठीक है, तो वाटर ब्लैक सरफेस वाले में ज़्यादा गर्म होगा. तो यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग द वाटर इन टू कैन्स. तो इसी वजह से भाई समर में जो है लाइट कलर्ड पहने जाते हैं, ताकि तो जो गर्म मतलब जो डार्क कलर्ड है कपड़े वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को. ठीक है, तो डार्क कलर्स हमेशा क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी उनमें, रिफ्लेक्शन कम होगी, जिस वजह से क्या होएगा, दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करना है, फिल द टू कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर. लीव द कैन्स इन अ रूम और इन अ शेड. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. That the temperature of both the cans fall by the same amount. ठीक है, अब ये जो ऊपर जो दो कैंस थी इनको हमने अगर शेड में भी रख दें हम इनको, ठीक है, या सेम टेम्परेचर पे रख दें, तो शेड में रख दिया अगर इनको, या कमरे में ले गए ठंडी जगह पे ले गए, 10-15 मिनट के बाद कौन सी का ज़्यादा कम टेम्परेचर मिलेगा हमें, मतलब कौन सी ज़्यादा हीट को बाहर रेडिएट कर पाएगी, तो वो भी लाइट कलर्ड ही वाला ही है. डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू दैट द रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर. तो क्या है, अब यहाँ रीजन देखिए क्या दे रखा है, डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट. डार्क सरफेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर. विंटर में ठीक है ये, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है, गर्म फील होएगा. लेकिन गर्मियों में तो नहीं है ये चीज़ ठीक, तो तब लाइट कलर्ड कपड़े. लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम. ठीक है, वो लाइट कलर्ड क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. now woolen clothes keep us warm in the winter. विंटर में woolen clothes पहनते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि wool is a poor conductor of heat. moreover there is air trapped in between the wool fibers. ठीक है, poor conductor of heat होते हैं वूल
साथ ही साथ उसमें एयर ट्रैप्ड होती है वुलन फाइबर्स के बीच में. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स. ये जो एयर जो ट्रैप्ड है बीच में, ये क्या करेगी? इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स. ये जो एयर ट्रैप्ड है वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकेगी. सो वी फील वार्म. Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together. या तो एक मोटा ब्लैंकेट ले लो या दो थिन ब्लैंकेट्स एक दूसरे के ऊपर ओढ़ के सो जाओ, तो कौन सा बेटर है? ठीक है, तो भाई जो जहाँ पे दो पतले यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे एक पूरी उन दोनों कंबलों के बीच में एक पूरी लेयर ऑफ एयर आपको मिल जाएगी. तो वो जो है हीट को बाहर जाने से रोकेगी बॉडी की. तो यू विल फील मोर वार्म विद टू थिन ब्लैंकेट्स rather than वन थिक ब्लैंकेट. ठीक है जी. तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट. और नेक्स्ट वीडियोस में हम जो करेंगे वो इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. ठीक है जी. थैंक यू.